ફરીવાર નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે વોટ લેવા જશે એ વખતે દેશના દરેક ઘરની અંદર પાઇપલાઇનથી શુદ્ધ પીવાનું પાણી આપવાનો સંકલ્પ નરેન્દ્રભાઈ. જળ સંચય અભિયાન, પાણીનો બચાવ, પાણી બચાવવું અને પાણીને પહોંચાડવું એક જલ શક્તિ મંત્રાલયની રચના કરી એક બહુ મોટો કાર્યક્રમ નરેન્દ્રભાઈએ હાથ લીધો. મિત્રો, અનેકવિધ ક્ષેત્રોની અંદર, ચાહે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું કામ હોય, ચાહે અંતરિક્ષની અંદર સિદ્ધિઓ મેળવવાનું કામ હોય, ચાહે વિજ્ઞાનની અંદર R&Dના કામ હોય, ચાહે રોડ બનાવવાના હોય, રસ્તા બનાવવાના હોય, બંદરની સુવિધાઓ વધારવાની હોય, શહેરોને ગામડાઓને સુવિધાયુક્ત બનાવવાના અનેકવિધ કામો. પરંતુ સૌથી મહત્વનું કામ કર્યું એમને આ દેશના 50 કરોડ ગરીબોને સારું જીવન જીવવાની વ્યવસ્થા કરી આપવાનું. મને આ ક્ષેત્રના સંસદ સભ્ય તરીકે ઊંડો સંતોષ કે આજે અહીંયા પર કેરોસીન ફ્રી ગાંધીનગરના લાભાર્થીઓને કીટો આપી, વિધવા સહાય અને વૃદ્ધ સહાયના લાભાર્થીઓની મંજૂરી પત્ર આપ્યા, આયુષ્યમાન ભારત કાર્યક્રમના લાભાર્થીઓને કાર્ડ આપવાનો કાર્યક્રમ થયો, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા શેલ્ટર હોમ બનાવવાનો કાર્યક્રમ થયો, એક અંડરપાસ બનાવ્યો, ઇન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ કંટ્રોલ જે સમગ્ર ગાંધીનગર શહેરની બધી સુવિધાઓને ઇન્ટિગ્રેટ કરી એનો કમાન્ડ લેશે. આવાસ યોજના હેઠળ 480 ગરીબોને આવાસ આપવાની વાત કરી. કુડાસણ, સરગાસણ, ડાયસનમાં બગીચાઓનું, સુંદર બગીચાઓનું નિર્માણ કર્યું અને કુડાસણ, સરગાસણ, ડાયસણ અને વાવોડમાં પાણી પુરવઠાની યોજનાઓનું પણ આજે અહીંથી લોકાર્પણ થયું. અનેકવિધ કામ. तो नजर आपको बता दें कि वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर है, वो दिवाली भी वहीं मनाएंगे. गांधीनगर में अमित शाह एक तकरीब से खिताब कर रहे थे. आगे बढ़ेंगे. आज हरियाणा में जेजेपी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है. वहीं कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी से करीब होने की कोशिश कर रही है. हालांकि जेजेपी के जराये के हवाले से यह खबर गश्त कर रही है कि जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी. आखिर हरियाणा का किंग कौन होगा और किसको वज़ारत आला का कलमदान दिया जाएगा, यह भी साफ नहीं है. एक होने तो दो यार. हो गया. बीजेपी हरियाणा में अपनी हुकूमत साजी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है. हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने हरियाणा इंतखाबात के हवाले से जायजा लिया. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त नई दिल्ली पालम एयरपोर्ट से रवानगी ले चुके हैं. यहां से वो हरियाणा भवन जाएंगे, जिसके बाद निर्दलीय विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी. बड़े नेता, भाजपा के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी. क्या गठजोड़ की राजनीति होती है, क्या अगला कदम होता है भाजपा का, क्या भाजपा सरकार बनाने की पेशकश करती है, देखने वाली बात होगी. कैमरा पर्सन योगी के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली. हरियाणा में हुकूमत साजी को लेकर खींचतान जारी है. इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के अवाम ने इत्यादि हुकूमत के हक में फैसला दिया है. इन्होंने कहा कि जो भी खट्टर खेमे में जाएगा अवाम उसे कभी माफ नहीं करेगी. आप ऐसी गलती कर रहे हैं. एक ऐसी सरकार जो अनपॉपुलर हो चुकी है, जो प्रदेश के लोग जिनको नकार चुके हैं, आज जनादेश इस सरकार के खिलाफ गठबंधन सरकार बनाने का है, जिसके लिए हमने दुष्यंत चौटाला जी को कल सारे दिन आप लोग के माध्यम से भी और संपर्क साध के भी हमने कहा कि आप जो आएँ साथ दें, और ताकि ये गठबंधन सरकार हरियाणा में बने, जैसा हरियाणा का लोगों का मन है. उनको भी आना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज CLP मीटिंग होगी, फैसला होगा, वो देरी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी देरी नहीं करनी चाहिए. मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ. और जो ये स्वतंत्र MLA जो जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट MLA, ये अपनी खुद की जो है कुआं खोद रहे हैं. राजनीतिक तौर से अपने स्वयं का कुआं खोद के रहे. इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी. खरीद फरोख्त हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल मांगा है, मंत्री पद मांगा है इंडिपेंडेंट MLAs ने. तो इन्होंने अपने लोग अपनी वोट बेच रहे हैं. जो कोई अगर जा रहा है वो लोगों का विश्वास बेच रहा है, और लोग जनता माफ नहीं करेगी. जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, कोई भी इंडिपेंडेंट MLA हो, कोई और हो, जो खट्टर सरकार में शामिल होगा, जनता उनको आने वाले समय में जूते मारने का काम करेगी. जनता माफ नहीं करेगी.
नौमुंतखब आजाद उम्मीदवार रंजीत चौटाला का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इन्होंने बिला शर्त हिमायत देने का ऐलान किया। रंजीत चौटाला ने मजीद कहा कि कांग्रेस के हक में वोटरों ने फैसला नहीं दिया है। उनसे बात करते सर, आज अभी आपने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, क्या समर्थन दिया है? जी दिया है, बिल्कुल दिया है। तो मतलब क्या शर्त क्या रखी है या बिना शर्त समर्थन? शर्त बिना शर्त के साथ। तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी? मेरा मानना है निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कई निर्दलीय विधायक भी हैं जो मंत्री पद की भी मांग कर रहे हैं, आप भी क्या मंत्री पद मैंने कोई नहीं मांगा, मेरी जानकारी में भी कोई नहीं है। तो सर इसके साथ ही साथ अब हम अगर बात करना ये चाहें कि क्या आपको लगता है गोपाल कांडा जो है वो उनके बारे में माना जा रहा है कि वो मंत्री पद की मांग? प्लीज कहा आप गोपाल कांडा की बात गोपाल कांडा से करिए, मुझे कोई जानकारी सर आखिरी सवाल चाहूंगा सर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस में यह कह रही है कि अगर आप बीजेपी के साथ गए तो जनादेश का विरोध होगा। ये चलो उनके साथ जनादेश, उनके 8,000 वोट आए हैं, मुझे 62,000 वोट मिला। कांग्रेस की उनके जनादेश तो उनका देखिए ना कहाँ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंपसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, नई दिल्ली। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सभा नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार तो हरियाणा में बननी है लेकिन मंथन इस वक्त दिल्ली में जारी है, क्या कुछ चल रहा है, कुछ साफ हो पा रहा है? बिल्कुल, आज हम बता देना चाहूँगा कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंका देने वाले हैं। किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिली है। सभी राजनीतिक दल इसी गठजोड़ में लगे हैं कि आखिर वो सरकार का दावा पेश कर सके। इस भूमिका में भाजपा भी अपनी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस आलाकमान भी कहीं ना कहीं गठजोड़ की जो राजनीति है उसके लिए सारे दाव पेच खेलने के लिए तैयार है। अगर बात करूं जेजेपी की, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार अपनी भूमिका निभा रही थी और 10 सीटों से वो आगे जीत हासिल की है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जेजेपी के 18 जनपद दिल्ली के मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके की संख्या आप देख सकते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मीडिया हो, पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ मौजूद है और गहमा गहमी का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ 18 जनपद पर पूरी तरह से बरकरार है। 10 सीटें जीतना आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है और इस बार जेजेपी ने वो करके दिखाया है। दुष्यंत चौटाला जो कि युवा नेता के रूप में माने जाते थे, जाट नेता के रूप में माने जाते थे, और इस बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई है। अब देखना ये है कि जो कयासों की राजनीति है वो किस तरफ रुख करती है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से अभी मनोहर लाल खट्टर का बयान आया है कि वो सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं जेजेपी भी पहले अपनी पेशकश कर चुकी है कि 10 सीट वो जीत के आई है और वो अगर उससे कोई समर्थन मांगता है तो वो समर्थन देने के लिए तैयार है। क्योंकि रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, जेजेपी ने पहले ही कहा, जैसे ट्रेंड कल आने शुरू हुए उस वक्त से ही उनकी डिमांड बढ़ गई। उन्होंने कहा कि सीएम का पद उनको चाहिए। अगर कांग्रेस के साथ, ये भी खबर आ रही है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो क्या कांग्रेस इनको सीएम का पद दे सकती है? बिल्कुल, देखिए, राजनीति में कयासों का दौर हमेशा से चलता आया है और कयास अभी भी लगाए जा सकते हैं कि कौन मुख्यमंत्री का दाव पेश करता है। फिलहाल जेजेपी की तरफ से जेजेपी के कार्यकर्ता ऐसा बयानबाजी ज़रूर कर रहे हैं, मगर दुष्यंत चौटाला की तरफ से ऐसे इस बयान पर अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल 11 बजे जो सभी विजेता हैं, जेजेपी के सभी विजेता विधायकों के साथ बैठक होने वाली थी, उस बैठक में थोड़ा विलंब हो चुका है, क्योंकि जो नैना चौटाला है वो अब तक, दुष्यंत चौटाला की मां, वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची हैं। उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद जो कार्यकारिणी की बैठक है, जेजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है, वो होनी है। उसके बाद वो दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला अपने पिता से मिलने तिहाड़ जेल जाएंगे, वहाँ उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से रूबरू होंगे। क्या इस फैसला लेने में दुष्यंत चौटाला ने देरी कर दी है या अभी भी कुछ कयास लगाए जाने बाकी हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज हम लोग अभी जेजेपी के मुख्य कार्यालय पे हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं जेजेपी की, उनके साथ बैठक होने वाली है। बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आता है, जेजेपी किसको समर्थन करती है, शायद इसका फैसला हो पाए। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे रवि आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। अमित शाह इसमें माहिर माने जाते हैं, सरकार कैसे बनाई जाए। यहां पर पेच अटका हुआ है, हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर पेच अटका हुआ है और अमित शाह गुजरात में दिवाली मनाने के लिए गए हुए हैं। तो बीजेपी की तरफ से कौन संभाल रहा है कमान, किसने संभाल रखी वहां पर सरकार बनाने के लिए?
देखिए बीजेपी का जो अभी टोन लग रहा है वो रिलैक्स मोड पे टोन लग रहा है, जो कि कल रात की जो गहमा गहमी दिल्ली की आपको बता देना चाहूँगा कि 2 निर्दलीय विधायक जब दिल्ली पहुँचते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, बड़े शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं, उसके बाद पिक्चर कुछ क्लियर नज़र आ रही थी भाजपा की तरफ से। फिलहाल अभी जो 6 निर्दलीय विधायक हैं आज हरियाणा भवन में आते हैं और उनके साथ बैठक का दौर चलता है मनोहर लाल खट्टर का, और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये बयान देते हैं मीडिया से और पूरी संतुष्टि के साथ ये बयान देते हैं कि वो सरकार का दावा पेश करने जा रहे हैं। फिलहाल जेजेपी की और भाजपा की अब तक कोई बात नहीं हो पाई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। जेजेपी की कांग्रेस की तरफ से कोई क्या बातचीत हुई है उसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल जेजेपी की इस बैठक के बाद, विधायकों की बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला क्या फैसला लेते हैं और उनका रुख किस तरफ होता है ये निर्भर करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में 10 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मुंबा देवी असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार अमीन पटेल 23,655 वोटों से कामयाब हुए हैं। मलाड ईस्ट असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार असलम शेख 10,213 वोटों से कामयाब हुए हैं। बांद्रा मगरिब असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार जीशान सिद्दीकी 5,790 वोटों से कामयाब हुए। अनुक्षरती नगर असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार नवाब मलिक 12,751 वोटों से कामयाब हुए। कागल असेंबली हल्के से एनसीपी उम्मीदवार हसन मुशर्रफ 28,1303 वोट से कामयाब हुए। मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी 25,601 वोट से कामयाब हुए। भिवंडी मगरिब असेंबली हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख 1,314 वोटों से कामयाब हुए। मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल 38,519 वोट से कामयाब हुए। धुलिया सिटी असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार फारूक शाह 3,307 वोटों से कामयाब हुए। सिलोर असेंबली हल्के से शिवसेना के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 5,790 वोटों से कामयाब हुए। तो आपको बता दें कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी 3 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए। कांग्रेस से मोमिन खान असेंबली हल्के फिरोज झिड़का 35,000 वोटों से कामयाब हुए। वहीं कांग्रेस से ही नूह असेंबली हल्के से 4,038 वोटों से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज कराई है, जबकि मोहम्मद इलियास कांग्रेस से असेंबली हल्के पुनहाना से 816 वोटों से कामयाब हुए हैं। महाराष्ट्र में किसको मिलेगा वजीर आला का कलमदान, ये अभी तय नहीं है। एक तरफ शिवसेना अपने पार्टी से वजीर आला के उम्मीदवार को देखना चाहती है, वहीं बीजेपी अपनी अलग कोशिशों में मगन है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवसेना की नीयत बदल सकती है। आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, जिसमें पार्टी के 17 बड़े लीडरान शिरकत करेंगे और इस इंतखाबात में अपनी कोशिश और खामियों पर बातचीत करेंगे, ताकि आइंदा इंतखाबात में इन गलतियों को सुधारा जाए। ये मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में होगी। इस मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, ए.के. एंटनी, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और दीगर बड़े लीडरान शिरकत करेंगे। आरजेडी के तर्जुमान मनोज झा ने बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह पर निशाना साधा, उनके बयानबाजी को लेकर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही बिहार की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर हुकूमत को भी घेरा। सामने है, बात करते हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज झा जी, उपचुनाव का परिणाम जो सामने आया है उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी की जो किशनगंज में जीत हुई है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार के सामाजिक समरसता के लिए यह खतरा है। अच्छा, वो बिहार की सामाजिक समरसता के लिए खतरा है और गोपाल कांडा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर बॉय बनेंगे। जरा उन महापुरुष के बारे में भी एक टिप्पणी कर देते गिरिराज जी।
टिप्पणी समेकित होनी चाहिए, समग्र होनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण से सोचेंगे ना तो गिरिराज जी आप इन्हीं बयानों के लिए जाने जाएंगे। मंत्रालय तो आज तक आपका हम जान नहीं पाए। बहरहाल किशनगंज को लेकर के कांग्रेस और हम सब लोग एक बार विश्लेषण जरूर करेंगे। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव ने तो एक संदेश दिया। नीतीश जी एक चुराई हुई सरकार चला रहे थे, अकर्मण्यता उनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुकी थी। जनता ने दस्तक दी है, जो नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि आसमानी मुद्दों से उतर करके लोग अपने जमीनी मुद्दों, अपनी थाली की रोटी गिन करके चुनाव में वोट डाल रहे हैं। ये हम सब के लिए एक ऐसा क्षण है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की तरफ से भी ये कहा गया है कि उपचुनाव में हम लोग हारते रहे हैं, लेकिन आगे विधानसभा चुनाव में एक तरह से जीत की बात कही गई है। नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से कही जा रही है। जमीनी मुद्दे चलेंगे ना, आसमानी मुद्दों पे चुनाव होगा। जमीनी मुद्दों पे आपने क्या किया है? बिहार के लोगों को आपने कौन सी सरकार दी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, NIOS वाले 2.5 लाख लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर आपके नाक के नीचे हुआ, यौन उत्पीड़न, बच्चों का यौन शोषण हुआ, सृजन हुआ। पटना में आपकी सरकार के मुखिया को, उप मुखिया को रेस्क्यू करना पड़ा और लोग कह रहे थे कि पूरी सरकार को रेस्क्यू करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव अवाम के मुद्दे पर जब होगा ना, तो नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी जैसे लोग जो 30 मार खा हैं राजनीति के, स्वघोषित मसीहा बनते हैं, उनकी हार होगी। बस आसमानी मुद्दों से उतार के जमीनी मुद्दों पर चुनाव होगा तो लोग देखेंगे हमने क्या हासिल किया इनके 14 वर्ष की सरकार में। आखिर में एक सवाल, बीजेपी की तरफ से भी कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जो कि बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी लेनी होगी हार की, और खासतौर से सीएम, डिप्टी सीएम की बात वो कर रहे हैं कि सरकार में वो लोग हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी और समीक्षा करने की जरूरत है, वरना काफी लेट हो चुका होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में। एक बात सीधे तौर पर कहता हूं, ये उनका आंतरिक मसला है, वो विश्लेषण करें। लेकिन ये जो मैं सुनता हूं ना कि फलाने का क्रेडिट उसको कहो, ये सरकार चला कौन रही है? चुराई हुई सरकार। बीजेपी जेडीयू दोनों मिलकर चला रहे हैं, हारने के बावजूद बीजेपी सरकार में है। तो विश्लेषण जब करें ना तो एक व्यापक आधार के साथ ये करें कि बिहार के लोगों के साथ आपने जो छल किया उसके लिए कौन माफी मांगेगा? कौन माफी मांगेगा उन बच्चियों से जिनके साथ जो व्यवहार हुआ मुजफ्फरपुर में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिर पता चलेगा कि आसमानी नेता लोग जो है ना, जो सुशील मोदी जी कह रहे थे कि चुनाव फॉर्मेलिटी है, माला पहनाने की देर है, मैं जरा सुनूं तो आप क्या कह रहे हैं, जरा बताएं तो। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक झटका तो लगा है बीजेपी को। अहंकार और गुरूर अगर आप में आ गया ना जरूरत से ज्यादा, तो आपको विपक्ष की नहीं, वही आपको दीमक की तरह चाट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं, जिनका कहना है कि अहंकार और गुरूर के चलते बीजेपी का और साथ में जो एनडीए के दूसरे एलाइज हैं उनकी हार हुई है। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। खबरों, पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से हीरानगर सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बीती शब भी पाकिस्तान की बिलाश्ताल फायरिंग में मनियारी गांव में घरों को और मवेशियों को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे गांव वालों में खौफ हरास का माहौल है। गाँव के बहुत नुकसान हो चुका है, 2 भैंस मार चुकी है मौके में, एक जख्मी है। 77,000 रुपया की कीमत है। 1 महीना हुआ इधर पूरी लगातार फायरिंग हो रही है। डिमांड हमारी मदद कर दी जाए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से हमारा परिवार है, ये हम भैंसों का दूध बेच के हम गुजारा करते हैं। हमको कोई नौकरी नहीं है, हमके पास कुछ नहीं है, हम भैंसों को दूध बेच के गुजारा करते हैं। ये जो रोज की फायरिंग देख के हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। शर्म पाकिस्तान जो बाज नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार आर पार की हो जाए, हम लोगों को पीछे हटाया जाए ताकि हम लोग शांति से रह सके। जहां लगातार फायरिंग हो रही है और लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते में भी हमारे कुल्ले 2 कुल्ले जल गए थे और काफ़ी नुकसान हो गया। इस बार पिछली रात बीती हुई जो 2 भैंसें मर चुकी है, 1 जख्मी हो चुकी है। ये तो नुकसान हमारा हम झेल ही रहे हैं दिन रात। जो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको भी थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए। देखिए, जैसे आपको पता ही है, पिछली रात यहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से यहाँ हमारे मक्खनदीन जी हैं, उनके 2 जानवरों का नुकसान हो गया है और साथ में एक उनका जो बैफलो है वो इंजर्ड हो गया है। तो उसमें रेवेन्यू टीम और वेटरनरी टीम जो है मौके पे आई है और वो केस बनाएगी। उस हिसाब से इनको रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। तो एक इनका एनिमल जो है वो इंजर्ड है, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हम उसको
बट अच्छी ट्रीटमेंट के लिए आरएसपुरा वेटनरी हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। इसमें हम बैठ के बीएसएफ अथॉरिटीज़, पुलिस और लोगों से मिलके डिसाइड करेंगे किस डेट से ये जो है वो उनका फसल का जो है काटना शुरू होता है, तो उस हिसाब से हम जो है वो कर लेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिश्तेदार फिरोज बख्त ने अदालत से रुजू किया है और यूनिफॉर्म या इंडियन सिविल कोड मुरत्तब कराने की मांग की। फिरोज बख्त ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की और मरकजी हुकूमत को हिदायत देने की अदालत से दरख्वास्त की। इन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड हो। दिल्ली के बदनाम जमाना के सीलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सीलिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त तेवर अपनाया था। कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सीलिंग और गैर कानूनी तामीरात को लेकर दिल्ली और मरकजी हुकूमत के दरमियान तालमेल की कमी है, जो कि बेहद मायूस कुन है।